स्वागत है आप सबका क्यूरियोसिटी मंत्रा पर। प्री बोर्ड के फिजिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हमने बहुत सारे क्वेश्चन सुबह किए थे और अब हम जो है उसके आगे और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बीच बीच में छोड़ दिए थे हम उसे कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हम आज की कहानी। देखिए ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर लेक्चर नंबर 1 देखो, ठीक है। ये भी हो चुका है, इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। ये हम कर चुके हैं, ध्रुवण हमें पढ़ना है, मैं भी बताता हूं उसे। फिर दो समांतर सीधे ये भी करवा चुका हूं मैं। अच्छा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के कार्यफलन दहलीय आवृत्ति, ये भी क्वेश्चन हम कल सुबह कर चुके हैं। प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि, ये भी हो चुका है, ये सवाल भी हो गया है, ठीक है। अच्छा पहले इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में कहा है कि एक वस्तु के काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच मुख्य अंतर को समझाइए। यहां पर बेटा डिफरेंस, राइट द मेन डिफरेंस, या इस ये क्वेश्चन इंग्लिश में है एक्सप्लेन द मेन डिफरेंस बिटवीन रियल एंड इमेजनरी इमेज। ये जो वर्ड दे दिया इन्हें इमेजनरी, कुछ और नहीं बेटा, वर्चुअल इमेज ही है, ठीक है। वर्चुअल इमेज है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्चुअल इमेज। उसके बाद आपको बताना है कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस equal to the focal length। और किन की फोकल लेंथ? ये चार चीजें। नंबर फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा कॉनकेव लेंस, तीसरा कॉन्वेक्स मिरर और फिर कॉनकेव मिरर। ये हम कर रहे हैं। तो भाई पहला कॉन्वेक्स, अच्छा पहले तो ये बता दें रियल इमेज क्या होती है और इमेजनरी इमेज क्या है। रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। मेन डिफरेंस एक लाइन में देना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। वास्तविक प्रतिबिंब जो जहां किरणें सच में मिले, और मैं कहता हूं बहुत ज्यादा मत लिखो, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट स्क्रीन, या द इमेज विच इज फॉर्म्ड एट स्क्रीन, द इमेज विच इज फॉर्म्ड एट स्क्रीन, ठीक है ना। वह प्रतिबिंब जो पर्दे पर बने, जो पर्दे पर बने, वो होता है। दूसरा वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है? तो इट डज नॉट फॉर्म्ड एट स्क्रीन, ठीक है, ठीक है। यह पर्दे पर प्राप्त नहीं होती। तो ये हो गया डिफरेंस। दूसरा आपसे क्या पूछा है? पहला उसमें कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस पर रखा होगा, अगर वस्तु u की वैल्यू अगर फोकल लेंथ के इक्वल हो, तो भाई u तो नेगेटिव लेते हैं, -f हो गया। पहला है कॉन्वेक्स लेंस। अरे भाई कोई भी हो, u तो नेगेटिव में लोगे ना, बाय लेंस फॉर्मूला, है ना, लेंस सूत्र से। अगर हम लेंस सूत्र का इस्तेमाल करें तो 1/f इक्वल्स टू हो गया 1/v माइनस 1/u। f की वैल्यू तो वही रहेगी क्योंकि कॉन्वेक्स है तो प्लस में होगा। v को v हमें निकालना है, u की वैल्यू हो गई -f, तो ये हो गया +f, 1/f से 1/f कैंसिल, यानी 1/v 0, यानी v आ गया इंफिनिटी। तो प्रतिबिंब कहां मिलेगा? अनंत पर। हर में सब में इंफिनिटी पर मिलेगा, पर सबके लिए अलग अलग दिखाना है। दूसरा हो गया तुम्हारा कॉनकेव लेंस। अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा भाई? कॉनकेव लेंस में फिर 1/f,
अगेन लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। भाई इसके लिए भी ये माइनस का f होगा, फिर से ये कट जाएगा, v फिर से इंफिनिटी आ जाएगा, अनंत पर बनेगा। तीसरा, अगर हम बात कर लें किसकी, देखो हिंदी वालों टेंशन नहीं है ना, कॉन्वेक्स लेंस मतलब उत्तल लेंस, लेंस फॉर्मूले से निकाला, अवतल लेंस, लेंस फॉर्मूले से निकाला, फिर उसके बाद है उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अच्छा आप जो है एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, एक चीज मिस कर दी हमने। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होती है, तो आप यहां क्या कह सकते हो, यहां कॉनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई, लेकिन इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है वो तो हमें निकालनी है ना, फोकल लेंथ मतलब हमें पोजीशन निकालनी है, एफ हमें मालूम नहीं, भले ही हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। तो माइनस अगर 1/f ले भी लिया तो ये क्या हो गया, प्लस 1/f, ये क्या आ गया माइनस 2/f हो जाएगा, माइनस 1/f माइनस 1/f माइनस 2/f हो गया, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, v हो गया माइनस f/2 पर, v हो गया माइनस f/2। हाँ ये छोटा सा मिसिंग, ये चीज मिस हो रही थी तो ध्यान देना। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की बात कर ले, उत्तल दर्पण की, तो दर्पण सूत्र लगेगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, कॉन्वेक्स है तो f प्लस में रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस का यहां आएगा तो प्लस का हो जाएगा, अगर ये प्लस का हो गया तो v क्या आ गया f/2, ये क्या आ गया f/2। और अगर आप क्या निकालते हो, कॉनकेव मिरर के लिए निकालते हो यही, तो कॉनकेव मिरर में क्या हो जाएगा 1/f 1/v प्लस 1/u, इस बार f माइनस का होगा, ठीक है, तो ये माइनस 1/f से ये कट जाएगा तो v अनंत आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 5 नंबर आपके पक्के, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा और इस तरह से आपको करना है, ठीक भाई, डन हो गई बात खत्म, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़े, हम बढ़ते हैं आगे। इस पेपर से, यानी जो प्री बोर्ड का पेपर आपका हो रहा है, इससे आपकी तैयारी तगड़ी हो जानी चाहिए, है ना। जो भी यहां क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन किसी ना किसी तरीके से प्रीवियस ईयर यानी पीवाईक्यू में है, और ये पीवाईक्यू यही क्वेश्चन है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई पीवाईक्यू लगाओ, है ना। प्री बोर्ड तो केवल एक जो है प्रैक्टिस को जानने का तरीका है कि आपने प्रिपरेशन कितनी की, बाकी आगे जो है मेहनत करनी है बोर्ड के लिए। चलो अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन हाइगेंस वेव थ्योरी, है ना, हाइगेंस तरंग सिद्धांत, हाइगेंस तरंग सिद्धांत को समझाइए। तो भाई देखो ये ड्रॉ है बेटा, है ना, हिंदी में है हाइगेंस तरंग सिद्धांत का कथन लिखिए व समझाइए, तथा निम्न जो माध्यम है, माध्यमों में आपतित तथा अपवर्तित तरंगाग्र खींचिए, ठीक है, ये हिंदी में सवाल है, ये करना है हमें। और माध्यम कौन से हैं, पहला है वायु से कांच, और दूसरा है वाटर टू एयर, जल से कांच लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पहले तो हाइगेंस वेवलेट थ्योरी क्या कहती है, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है,
हाइगेंस सिद्धांत या हाइगेंस थ्योरी क्या कहती है? हाइगेंस के अकॉर्डिंग लाइट जो है इज अ लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव। ठीक, हाइगेंस वेव थ्योरी कहती है कि प्रकाश एक लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है विच प्रोपेगेट इन अ यूनिवर्सल मीडियम ईथर। ठीक है, ठीक, प्रकाश एक अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, जो एक सार्वभौमिक माध्यम ईथर में संचरित होता है या अध्यारोपित होता है। देखो ये है प्रिंसिपल, लेकिन हाइगेंस की जो थ्योरी है वो सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल के लिए कही जाती है कि यदि, अच्छा इस थ्योरी के पॉइंट्स में लिखा नहीं रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं, तो आप ऐसे समझ लो कि हमारे पास अगर कोई बिंदु स्रोत है, आवेश नहीं है बेटा, ये बिंदु स्रोत है, इससे प्रकाश निकल रहा है, मसलन मान लो कि ये कोई बिंदु स्रोत है जिससे चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है, ऐसे इससे प्रकाश निकल रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस बिंदु स्रोत के चारों तरफ खींच लेते हैं एक तरंगाग्र। क्या खींच लेते हैं? एक तरंगाग्र यानी इंग्लिश में कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, वो हमने खींचा, उसके हर एक बिंदु पर, तरंगाग्र का हर एक बिंदु, पहला पॉइंट इसका यही है कि एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव एज अ सेकेंडरी सोर्स। ठीक है ना, क्या होता है, तरंगाग्र के ऊपर प्रत्येक बिंदु एक नवीन स्रोत की तरह व्यवहार करता है और उससे सभी दिशाओं में नवीन तरंगिकाएं निकलती हैं, जिन्हें द्वितीयक तरंगिका कहते हैं, जिससे सभी दिशाओं में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं, है ना, ये दूसरा पॉइंट है। उसके बाद फिर इनको लेकर अगर हम क्या करें, इनको लेकर अगर हम सीटी त्रिज्या का, कौन सा, सीटी त्रिज्या का अगर हम वृत्त खींचे, तो वो वृत्त हमें क्या करता है, वो वृत्त के ऊपर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, जो स्पर्श बनाते हैं, वो एक नवीन तरंगाग्र की स्थिति बताता है, तो ये हमें बताना है, इसकी थ्योरी है बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपने लिखा ही होगा, मैंने समझा दिया, आप कर सकते हो। उसके बाद इतना आपको लिखना है, मतलब इसके बारे में 2 पॉइंट लिखने हैं, मतलब 3 पॉइंट इसके लिखने हैं और ये थोड़ा सा बताना है। उसके बाद क्योंकि सवाल में कहा है कि समझाना है, कथन लिखना है तो भाई ये हो गया, लेकिन समझाना भी तो है, तो सेकेंडरी वेवलेट ये डायग्राम बनाना है और उसको समझाना है। अब क्या आ गया, कह रहे हैं कि वायु से कांच के लिए, यानी एयर टू ग्लास के लिए आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। तो पहले क्वेश्चन का एयर टू ग्लास, वायु से कांच, उसके लिए बनाना है, तो सिर्फ डायग्राम बनाना है पेपर में, समझे, जितना पूछा उतना ही जवाब देना है, ये नहीं कि फिजूल लिख रहे हैं, सिर्फ डायग्राम बनाना है। तो मान लिया मैंने कि ये कोई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक अपवर्तित पृष्ठ है, उस पृष्ठ के ऊपर हमने एक, ये मान लो कि जो है तरंग आई या किरणें समझ सकते हो, इस बिंदु से यहां पर हम एक 90 डिग्री की लाइन बनाते हैं, क्योंकि तरंगाग्र मतलब जो किरणें होती हैं उसके लंबवत तरंगाग्र होता है। तो ये हो गया तुम्हारा आपतित तरंगाग्र, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब क्या होगा, इसमें कहा है एयर टू ग्लास, तो ये हो गया रेयरर मीडियम यानी विरल माध्यम, और ये हो गया डेंसर मीडियम यानी सघन माध्यम। तो अगर हमें विरल से सघन में लाइट जा रही, रेयरर से डेंसर में लाइट जाती है, तो क्या होती है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब ऐसे झुक जाना चाहिए। जब ये झुकेगी तो हम क्या करेंगे, यहां से एक 90 डिग्री की लाइन बनाएंगे, तो बस ये आपका हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये आपतित तरंगाग्र है, ये अपवर्तित तरंगाग्र है, ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया अपवर्तन कोण। बस इतना ही तो करना है, है ना। इसका उलट करना है दूसरे वाले में, क्योंकि वो कह रहा है भाई, तो पहले माध्यम को यहां पे लिख दो वायु और यहां पे लिख दो कांच जी, बस इतना डायग्राम बनाना है आपको। दूसरा क्या करना है,
अगर उल्टा करना है इसका तो भाई ये आपते तरंगाग्र हो गया, ये हो गया आपते तरंगाग्र। इस बार ये है जल यानी वाटर और ये है एयर, ठीक है। तो क्या होगा कि इस बार लाइट रे उसी तरफ जाएगी, तब भी हम 90 डिग्री तो ऐसे ही बनाएंगे ना भाई। ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, अपवर्तित तरंगाग्र, और ये हो गया तुम्हारा चित्र। बस इतना करना है, उम्मीद है कर लोगे, है ना, उम्मीद है कर लोगे और हो जाएगा, बहुत आसान है, बस इतना करना है पेपर में, आपके 5 मार्क्स पक्के, ठीक है, हो गया। चलो आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। और हाँ, इसकी थ्योरी देख लेना बेटा कॉपी में, है ना, क्योंकि देखो समय थोड़ा सा कम है, उतने ही समय में आपको पूरा पेपर कराना है, तो पेपर मतलब क्वेश्चंस, है ना, पूरे पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो सब कराने हैं, तो टाइम तो लगेगा। चलो अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व। हाँ, स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरकत्व, इनमें अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो भाई, डिफरेंशिएट बिटवीन, पहला है सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टर। मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको क्या अंतर होता है। एक कोई कॉइल है जिसे हमने किसी बैटरी और रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक से जोड़ दिया। अब इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो धारा बह रही है, उसकी वैल्यू को हम बार बार कम ज्यादा करते हैं, जिससे इसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा बहती है। व्हेन करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल चेंजेस, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोस। और वो जो इंड्यूस करंट होगा, है ना, मतलब वो जो ये जो फिनोमिना हुआ, ये जो फिनोमिना हुआ, ये जो घटना है जिसकी वजह से इंड्यूस करंट बहा, उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और जिस कॉइल में ये हुआ, उस कॉइल को कहते हैं सेल्फ इंडक्टर, वो होता है सेल्फ इंडक्टर। तो ये डिफरेंशिएशन है। अब डिफरेंशिएशन का मतलब ये नहीं कि सेल्फ इंडक्शन को अलग लिख रहे हो, सेल्फ इंडक्टर को अलग लिख रहे हो, नहीं, एक ही डेफिनेशन बता सकते हो कि यदि, पहले हिंदी में बताएं, यदि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और प्रेरित धारा बहने लगती है। यह घटना स्वप्रेरण कहलाती है, तथा वह कुंडली जिसमें ऐसा हो रहा है उसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। समझ रहे हो, उसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं, सेल्फ इंडक्टर। दूसरा है ना, और ज्यादा डिफाइन करना है भाई, कुंडली को तो बोल ही सकते हो, स्वप्रेरकत्व। दूसरा स्वप्रेरकत्व डिफाइन करने का मतलब इस कुंडली में जो फ्लक्स है फाई इक्वल टू एल आई, यहां से भी डिफाइन कर सकते हो, है ना। एल इक्वल टू डेफिनेशन देनी है तो ये भी दे सकते हो, एन फाई अपॉन आई। तो 1 एम्पियर, यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो कुंडली में उत्पन्न कुल फ्लक्स सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट या सेल्फ इंडक्टर के बराबर होती है। मतलब if 1 ampere current flows through a coil, then the total flux produced in the coil is equal to self inductance। ठीक है ना, ये तो ये भी डेफिनेशन यहां से दी जा सकती है। एक ये हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या है, दूसरा कोई 2 कॉइल हैं जो एक दूसरे के पास में रखी हैं। मैं कहता हूं कि हमेशा जब भी ये बात समझनी हो ना, जब भी ये बात समझनी हो तो ये हमेशा एक बड़ा सा परनाल का हिंदी में और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सोलेनॉइड बना लो और उस सोलेनॉइड में दिखा दो, तो आपकी समझ में जल्दी आ जाएगा कि ये 2 कॉइल हो गई। इस कॉइल को हमने सेल और या बैटरी और रियोस्टेट से जोड़ दिया और इसको हमने जोड़ दिया गैल्वेनोमीटर से। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम फ्लो करा रहे हैं करंट। तो भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इससे भी पास होगी, चुंबकीय क्षेत्र है वो इससे गुजरेगा, और जब वो इससे गुजरेगा तो जैसे ही हम इस पहली कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल में ऑटोमेटिक क्या होगा, इंड्यूस करंट बन जाएगा, दूसरी कॉइल में इंड्यूस करंट बन जाएगा। बस इसी को कहते हैं, मतलब 2 नजदीक रखी हुई कुंडली में से किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मार्ग में
धारा के मार्ग में नहीं, धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस घटना को कहते हैं अन्योन प्रेरण, है ना। व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू वन कॉइल चेंजेस, देन induced current is produced in another coil. This phenomenon is called mutual inductance. और इसी में जो सेकेंडरी कॉइल का टोटल फ्लक्स है उसको वो इक्वल होता है एम आई के, MI1। यानी अगर प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर का करंट फ्लो कराएं तो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस टोटल फ्लक्स उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है, उसका म्यूचुअल इंडक्टेंस कहलाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई, है ना। कुल मिलाकर यार डेफिनेशन पड़ी हुई है, बस वही लिखनी है और कुछ नहीं करना। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन है टेस्ला पर एम्पियर, टेस्ला पर एम्पियर इज इक्वल्स टू हेनरी पर मीटर। बेटा ये मीटर नहीं होगा, ये मीटर स्क्वायर है, हेनरी पर मीटर स्क्वायर है ना, हेनरी पर मीटर स्क्वायर, मिस्टेक हो जाती है तो ये होगा ये। अब टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है और एम्पियर करंट की। तो पहले तो डायमेंशन मैं चाहता हूं कि आप इसको डायमेंशनली प्रूव करो, है ना। डायमेंशन ऑफ बी अपॉन आई, क्या हम डायमेंशन ऑफ बी अपॉन आई निकाल सकते हैं? तो बेटा तुम्हें याद है एक फॉर्मूला है F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, थीटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। तो F इक्वल टू क्या हो गया आई बी एल, यहां से B कितना हो गया एफ बी अपॉन, एक सेकेंड, अपन को चाहिए B अपॉन आई, है ना, हमें चाहिए B अपॉन आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा F अपॉन आई एल। तो सोचो थोड़ा सा इसको यहीं कर देता हूं, ये हो गया F अपॉन आई एल इंटू आई, तो ये क्या बन गया F अपॉन आई स्क्वायर एल, ये बन गया, है ना, बन गया नहीं? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बन गया ना, चूंकि F इक्वल टू आई बी एल है तो वहां से हम B अपॉन आई को ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी डायमेंशन लो, B अपॉन आई का डायमेंशन कितना हो जाएगा, F क्या हो गया MLT माइनस 2। जिसने ये लेक्चर नहीं देखा है, मैंने डायमेंशन को लेकर बार बार एक ही बात कही कि आपको 3 डायमेंशन याद करनी है, बाकी सब अपने आप हो जाएंगे, है ना। करंट के लिए हम A लिखते हैं, इस पर डबल है तो A2 कर दिया, ये L हो गया। सोचो एक L से एक L कैंसिल हो गया तो ये क्या बना MT माइनस 2 A माइनस 2, ये इसकी डायमेंशन हो गई। उसके बाद दूसरा चाहिए हेनरी पर मीटर स्क्वायर, तो हेनरी यूनिट होती है एल की, इंडक्टर की, इंडक्टेंस की, अपॉन मीटर स्क्वायर यूनिट होती है एरिया की, है ना। तो ये एरिया है। अब एल चाहिए तो डायमेंशन ऑफ एल चाहिए पहले तो अलग से मैं बता दूं डायमेंशन ऑफ एल कैसे निकालोगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक तो यही है फ्लक्स को लेकर ही है, लेकिन और भी ज्यादा कर सकते हो। एक सबसे बढ़िया डायमेंशन निकालने का तरीका होता है E इक्वल टू या मॉड ऑफ E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी। तो L क्या हो गया E इंटू डी टी अपॉन डी आई। अब ये होता है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, विभवांतर यानी पोटेंशियल V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ना। क्या होता है W अपॉन क्यू, तो ये W अपॉन क्यू, यहां हो गया सेकेंड और यहां हो गया एम्पियर, ठीक है। तो ये बन गया वर्क इंटू टाइम अपॉन चार्ज इंटू करंट, और नीचे है एरिया, नीचे है एरिया। वर्क के लिए क्या हुई ML2 T माइनस 2, टाइम के लिए ये हो गया T, Q चार्ज होता है तो वो हो गया AT, ये हो गया A, और ये हो गया एरिया जो है ना वो होता है L2, एरिया क्या होता है L2। L2 से L2 कैंसिल हो गया आपका, L2 से L2 कैंसिल हो गया, T माइनस 2, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं सही तो है, इस T से ये T कैंसिल हो गया, क्या बना M T माइनस 2, A 2 हो गए, A माइनस 2 प्रूव हो गया। देखो दोनों का डायमेंशन इक्वल हो गए, तो हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ B अपॉन आई इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ L अपॉन एरिया, ठीक है। 10 इस आधार पर हम बता सकते हैं कि भाई वो दोनों बराबर है, ठीक है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े, चलो आगे देखें।
अगला क्वेश्चन, ये सवाल हो चुका है बेटा। अच्छा, फर्स्ट में स्टार्ट मतलब सुबह की जो वीडियो है आप जब उसको देखोगे तो उसमें पहले क्वेश्चन में मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, उसमें आरएमएस वैल्यू निकालनी थी और वी आरएमएस होता है वी नॉट अपॉन रूट टू। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू जो उसने इक्वेशन दी थी हमें, कहां है बेटा, ये है जो मैंने तुम्हें बताई थी, v इक्वल टू 2828 साइन 100 पाई टी, ये थी। तो ये है वी नॉट, पहला लेक्चर देख लेना उसमें दिखाई देगा, ये है। और रूट टू होता है 1.414, ठीक है, 1.414, ये कट जाएगा 2 बार में और यहां आ जाएगा 3 0, तो वीआरएमएस की वैल्यू होगी तो 2000 ओम, 2000 वोल्ट। और इसमें एक और क्वेश्चन है, करंट इन द सर्किट, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा। तो परिपथ की धारा कैसे निकालोगे, तो आई इक्वल टू, देखो परिपथ में धारा जो होती है वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है, करंट हमेशा आरएमएस में देखा जाएगा, पोटेंशियल हमेशा आरएमएस में देखा जाएगा, तो वो हो जाएगा वी आरएमएस अपॉन जेड। अब वी आरएमएस जो था वो कितना आ गया, 2 into 1000 यानी 2000 वोल्ट, ये ऑलरेडी निकाल चुके हो, 2000 वोल्ट ये रहा। और जेड, अगर आपने पहला लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने जेड निकाला हुआ है 5000, ठीक है, तो ये हो जाता है 0.4 एम्पियर। बाकी सब कुछ पहले लेक्चर में करवा चुका हूं, ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखें, मैंने अभी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं पर मैं उन्हें बाद में बताता हूं आपको, है ना, बहुत सारी बातें, मेरा मकसद आपको समझाना है ताकि पेपर अच्छा हो आपका। व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हाट इज व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है, पहला। उसके लिए आपको डायग्राम बनाना है, तो पहले तो भैया व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है। अगर हम 4 रजिस्टर्स यानी 4 प्रतिरोधों को पैरेललोग्राम की 4 साइड के फॉर्म में कनेक्ट कर दें, अगर हम 4 रजिस्टर्स को पैरेललोग्राम की 4 साइड्स के फॉर्म में कनेक्ट कर दें तो हम उसे व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। इतनी सी बात याद रहेगी, अगर हम 4 रजिस्टर्स को पैरेललोग्राम की 4 साइड्स के फॉर्म में ऐड कर दें तो उसे व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं। और ये उसका सर्किट, ये डायग्राम, सर्किट डायग्राम कैसे बनाओगे आप, ये बेसिक डायग्राम है। सर्किट डायग्राम बनाना है तो बढ़िया है, यहां पे R1 लिख लो, R2 लिख दो, ये R3 कर दो, ये R4 कर दो, इसको जोड़ दो एक बैटरी से, साथ में लगा दो यहां रियोस्टेट यानी धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक हो गया, ये एमएफ हो गया, यहां लगा दो गैल्वेनोमीटर, बस ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम, ठीक है। फिर उसमें पूछा है संतुलन की अवस्था, बैलेंस कंडीशन। तो बेटा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कौन सा होता है, संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज कौन सा होता है, जिनकी संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर हो, यानी R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4, ये होती है बैलेंस कंडीशन, ठीक है। अनुपात भुजाएं, अरे यही तो अनुपात भुजाएं होती हैं, यही तो अनुपात भुजाएं होती हैं। बैलेंस कंडीशन क्या होती है, जब रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर की वैल्यू 0 हो, जब गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो वो 0 हो जाए, यहां पे कोई करंट फ्लो ना करे, उसे कहते हैं संतुलन की अवस्था, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति हो। क्या हो, शून्य विक्षेप की स्थिति, जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन। अगर शून्य विक्षेप की स्थिति है तो हम उसे कहते हैं संतुलित अवस्था, जीरो डिफ्लेक्शन की कंडीशन हो, ठीक है। और ये है अनुपात भुजाएं। उसके बाद संयुग्मी भुजाएं, संयुग्मी भुजाएं विपरीत होती हैं बेटा, R1 R4 के संयुग्मी है, R2 R3 के संयुग्मी है, ठीक है। ये संयुग्मी, ये एक अलग से वर्ड दे दिया उन्होंने, संयुग्मी भुजाएं, ठीक है, संयुग्मी भुजाएं। अब मुझे इंग्लिश का वर्ड याद नहीं है पर आप लोग सर्च कर लेना, गूगल पे मिल जाएगा, ठीक। बस इतना करना है, इतना करना है, आगे बढ़े, क्योंकि उसने कहा नहीं प्रूफ कुछ करने के लिए, जो पूछा है बस उतना जवाब देना है, एक्स्ट्रा नहीं करना ज्यादा दिमाग, फिजूल में करने की जरूरत नहीं है। जितना पूछा जाता है पेपर में उतना ही किया करो, क्योंकि पेपर आपके टाइम के अकॉर्डिंग बनता है हमेशा। जितने टाइम के लिए जो टाइम दिया है उसी 3 घंटे के हिसाब से पेपर बनता है, इसीलिए क्वेश्चन में जितना पूछा जाए सिर्फ उतना जवाब देना है, एक्स्ट्रा नहीं। आगे क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार करवा चुका है, मतलब अच्छा लेक्चर की बात कर लूं तो कैपेसिटेंस का लेक्चर है, मैंने
वीडियो की लिंक में भी वो लिंक दे दी, मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी वो लिंक दे दी थी, उसमें जाकर आप वो लेक्चर पढ़ सकते हो। बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया था। एक बार इस क्वेश्चन को मैं करा देता हूं, हिंदी वाले ध्यान दें। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक समांतर प्लेट संधारित्र है, उसको एक बैटरी से चार्ज किया। ये एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसको हमने एक बैटरी से चार्ज किया। चार्ज करने के बाद उसे हमने उसमें बैटरी हटा दी। चार्ज करने के बाद हमने बैटरी को हटा दिया। हटाने के बाद उसमें डाल दी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हटाने के बाद उसमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी, ठीक है, जिसका के कांस्टेंट है, ठीक। अब उसके बाद में क्या किया, वेरिएशन बताना है आपको किस किस के बीच में, विद द कैपेसिटर, कैपेसिटी यानी धारिता, आवेश, आवेश, विभवांतर, स्थितिज ऊर्जा और वैद्युत क्षेत्र, और वैद्युत क्षेत्र, इसके बीच में। तो सबसे पहले लो चार्ज, आवेश। ध्यान रखना बेटा, अच्छा जब ये आंसर लिखो तो उसके पहले लिख लेना कि सपोज इनिशियली, माना कि प्रारंभ में आवेश Q नॉट है, विभवांतर V नॉट है, वैद्युत क्षेत्र E नॉट है, स्थितिज ऊर्जा U नॉट है, कैपेसिटेंस C नॉट है ना। मान लिया चार्ज Q नॉट है, पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट है, पोटेंशियल एनर्जी U नॉट है और कैपेसिटेंस C नॉट है ना, ये हमने माना। तो शुरुआत, आवेश बदलेगा नहीं, चार्ज हमेशा सेम रहता है। क्यों भाई, आप बैटरी हटा दो, चार्ज क्या है, टंकी, सॉरी संधारित्र क्या है, टंकी, जो आवेश को स्टोर करती है। अब तुम बैटरी हटा दोगे तो चार्ज अलग से थोड़ी मिल रहा है, लेकिन जो टंकी में है वो तो है ना, तो वो सेम रहता है, अपरिवर्तित, अनचेंज, अनचेंज्ड, ठीक है, ये अनचेंज हो गया। दूसरा तुमसे क्या पूछा है, दूसरा आवेश के बाद तुमसे पूछ लिया विभवांतर, विभवांतर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा मैं कहूं पोटेंशियल डिफरेंस के पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। एक बात ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाती है। क्यों सर, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के अकॉर्डिंग V E जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है E नॉट बाय K, ये बदल जाती है, घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ये घट जाती है। और अगर हम इसकी बात करें तो V इक्वल टू E इंटू डी होता है। तो अगर ये E नॉट अपॉन K है तो E नॉट इंटू डी V नॉट हो जाएगा, तो ये V नॉट अपॉन K हो जाएगा, यानी ये भी घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लें, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा कैसे, तो U इक्वल टू होता है हाफ CV स्क्वायर। हाफ CV स्क्वायर जानने के पहले C निकाल लो, है ना, संधारित्र की धारिता, धारिता, कैपेसिटेंस, बस नहीं, C इज इक्वल्स टू C नॉट की, कैपेसिटेंस हमेशा ध्यान रखना, कैपेसिटेंस बढ़ता ही है, हमेशा याद रखना, कैपेसिटेंस कभी नहीं घटता, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ता है। तो सोचो C हो गया क्या, C नॉट के, V हो गया V नॉट अपॉन K, तो V नॉट स्क्वायर अपॉन K स्क्वायर, K से K कैंसिल हो गया, तो ये क्या बना, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर अपॉन K। इतने को हम U नॉट कर लेंगे, भाई यहाँ पे जो V नॉट है वो है E नॉट अपॉन D, ठीक है, जो U नॉट है वो है हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया U नॉट, यानी ये क्या बन गया, U नॉट अपॉन K, मतलब ये भी घटेगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात, पांचों बातें कवर हो गई ना, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है अपने पास ज्यादा। कुछ सालों से वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रेंडिंग में है, बोर्ड में खूब पूछा जा रहा है, खूब पूछा जा रहा है बोर्ड्स के एग्जाम में आपके। अगला क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, अरे वाह, मैं तो भूल गया था कि ये क्वेश्चन है भी। चलो क्वेश्चन है, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये यार बहुत इजी क्वेश्चन है,
है इजी, तो मैं बता दूं कि सारे क्वेश्चन ही इजी हैं जो मैंने लिए हुए हैं, और पेपर भी इजी आ रहा है आजकल, तो वही है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो बेटा? सेम हो। ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है जो चारों तरफ होती है, ठीक है। क्या बना रहे हो यार, बच्चों को अच्छा दो ना यार। हाँ अच्छा देते ना, ठीक है। पॉइंट चार्ज के वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पोटेंशियल सरफेस होगा। तो एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, विभवांतर समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और विभवांतर समान है तो ध्यान रखना, विभवांतर समान है तो ध्यान रखना कि दोनों के, दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने के दौरान किया गया कार्य भी शून्य होगा। ये भी ध्यान रखना, बस ये दो बातें बता देना तो समविभव पृष्ठ की बात हो जाएगी। अब उसने कहा कि दूरी के साथ आपको बताना है वेरिएशन, आपको बताना है वेरिएशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डिस्टेंस आर, ठीक है, ये बताना है। और किस किस कंडीशन में? पहला, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल हो, तो भाई अगर स्फेरिकल है यानी गोलीय है, तो वो किसके कारण है गोलीय? अगर वो स्फेरिकल है, अगर वो गोलीय है तो किसके कारण है? गोलीय होता है बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण? नंबर फर्स्ट, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। दूसरा, दूसरा पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर स्क्वायर पर डिपेंड करती है, तो पहला ये हो गया। दूसरा उसने क्या पूछा? दूसरा पूछा है सिलिंड्रिकल, बेलनाकार, बेलनाकार। तो बेलनाकार अगर है तो कहां होगा? ड्यू टू यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज। किसके वजह से होगा? किसकी वजह से होगा? ड्यू टू लीनियर चार्ज, ठीक है, रेखीय आवेश के कारण, रेखीय आवेश के कारण। और उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आर स्क्वायर पर डिपेंड करती है, वो आर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तीसरी बात क्या है? समतल, प्लेन सरफेस हो, मतलब प्लेन सरफेस नहीं बेटा, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस हो। हाँ वही तो है, सही तो बोल रहा हूं। तो अगर ये प्लेन है, अगर ये प्लेन है तो प्लेन इक्विपोटेंशियल, प्लेन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी चारों तरफ, और ऐसा होता है ड्यू टू प्लेट, यूनिफॉर्म चार्ज प्लेट, यूनिफॉर्म चार्ज्ड प्लेट, एक समान आवेशित, आवेशित प्लेट के कारण। पूरा नहीं लिखना है, जैसे लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है, ये नहीं अपने मन से सोच रहे हैं सर बहुत बड़ा चढ़ा के देनी बात, नहीं भाई, जो बोल रहा हूं वही है। और ये डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करता बेटा, ये आर पर डिपेंड ही नहीं करता। ये हो गया तुम्हारा आंसर, इसकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी बस तुम्हें, है ना। ये तुम्हारा आंसर हो गया, खत्म बात, हो गया। चलो आगे। थोड़ी सर्दियां कम हो गई हैं, एक्चुअली काफी कम हो गई है ना, लौट के आ जाए तब देखेंगे, पर अभी पढ़ना शुरू कर दो, है ना। रात में जाग कर पढ़ो, पर पढ़ो, क्योंकि आपके पास बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज्यादा टाइम नहीं है, भी प्रैक्टिकल वैक्टिकल लग जाओगे। चलो ये क्वेश्चन है, समान वोल्टता के स्रोत से सोर्स ऑफ सेम वोल्टेज, ठीक है ना, सेम वोल्टेज का सोर्स है, उससे दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं जिनके रेजिस्टेंसेस का रेशियो 1:2 है, जिनके प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है। इन्हें हमने समांतर क्रम, बेटा इंग्लिश वालों, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। काय में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। तो शक्ति 6, पावर लॉस का रेशियो चाहिए, मैं सीधी भाषा में कहूं तो ऊष्मा का वो चाहिए, है ना, हीट लॉस भी कह सकते हो, ठीक, वो रेशियो चाहिए।
अनुपात चाहिए। तो भाई अगर ये इतना इजी क्वेश्चन है, अगर हम दो बल्ब हो या दो रजिस्टर हो, उनको अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दें तो उनके बीच का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा। क्या समान होगा? विभवांतर। क्या समान होगा? विभवांतर है, विभवांतर सेम हो जाएगा। अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो विभवांतर सेम हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में हीट लॉस चाहिए या पावर लॉस चाहिए, एक ही बात है, H1/H2 चाहिए हमें। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? पहले वाले के लिए हो जाएगा V²/R1 और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा V²/R2। कटने के बाद R2/R1, और R1/R2 कितना है? 1:2। तो ये कितना हो जाएगा? 2:1। आंसर। बस खत्म, बस खत्म। बस थ्योरी बनाकर लिखना थोड़ा बहुत, है ना, चूंकि वगैरह सब कुछ है ना। चूंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, सिंस पोटेंशियल डिफरेंसेस रिमेन सेम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, देयरफॉर H1 इज, इसके आगे ऐसे लिखना, सिंस पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम, चूंकि विभवांतर समान होता है। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, लिख सकते हो तुम लोग, ठीक है। सो क्या होगा? H1 लिख लेना V²/R1 और H2 कर देना V²/R2। थोड़ा बहुत लंबा चौड़ा खींचना, तब जाके पूरे 3 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं हम, यूं चला चल रहा है, यूं चला चल रहा है, कितनी रंगीन। ओहो, अच्छा, बड़े क्वेश्चंस के पहले ये एमसीक्यू है भाई, है ना। तो जल्दी जल्दी इन एमसीक्यू को लगा लेते हैं। हिंदी में भी समझ आ ही जाएगा, उम्मीद है आ जाएगा, बहुत टेंशन वाला काम नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि F1 जो है, दो बिंदु आवेश जिन पर समान आवेश है, नियत विभव है, कुछ निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं, फिक्स डिस्टेंस पर रखे हुए हैं एयर में। जब एयर में रखे हैं तो फोर्स लगा F1। अगर एयर में फोर्स F1 है और K1 मीडियम में फोर्स F2 है, तो जो भाई हमारा लेक्चर नंबर 1 देख चुके हैं उन्हें पता होगा F = F0/K होता है, उन्हें पता होगा। और यहां मीडियम में F2 हो गया, एयर में 1 हो गया, तो सोचो F1/F2 क्या हो जाएगा? K। F1/F2 क्या हो जाएगा? K। तो तुम्हारा आंसर क्या हो गया? K। क्या आंसर हो गया? K। दूसरा सवाल है कि भैया एक वायर है जिसको स्ट्रेच करते हैं उसकी ओरिजिनल रेडियस से हाफ। एक वायर है जिसको स्ट्रेच करते हैं उसकी ओरिजिनल रेडियस से हाफ। तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, एक तार को उसकी वास्तविक त्रिज्या का आधा खींच देते हैं, तो प्रतिरोधकता कितने गुना हो जाएगी? भैया प्रतिरोधकता नहीं बदलती, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी एक लाक्षणिक गुण है, तो अनचेंज रहेगा। उसके बाद वोल्ट मीटर और मिलीमीटर की बात कर लें, तो एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन चाहे वोल्ट मीटर में आ जाए चाहे मिलीमीटर में। देखो, मिली वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा हो। तो वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस दिया X1 और मिली वोल्ट मीटर में दिया रेजिस्टेंस X2। तो वोल्ट मीटर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो, मिली वोल्ट मीटर कम वोल्टेज मेजर करेगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये आंसर हो गया। लेकिन बेटा ये कभी कभी अमीटर को लेकर भी आ जाता है। अगर मान लो ये अमीटर में X1 होता और मिली अमीटर में ये X2 होता, तो तुम्हारा आंसर X1 स्मॉलर देन X2 हो जाता, क्योंकि अमीटर के केस में प्रतिरोध कम से कम हो तब जाके अमीटर अच्छे से करंट को मेजर कर पाता है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखना इस सवाल से। वैसे तुम्हारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। हाँ, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का गमन पथ इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है वो कैसा होता है? सर्कुलर पाथ होता है। रदरफोर्ड ने तो सर्कुलर ही बोला था भाई। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, अपवर्तनांक, हिंदी में कहते हैं इसको अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जो है वो √2 है। तो और अगर एंगल ऑफ प्रिज्म यानी प्रिज्म कोण का मान एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन यानी न्यूनतम विचलन कोण के बराबर हो, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान क्या होगा? इस सवाल को मैं यहां बता देता हूं। n = होता है sin a + Δm/2 अपॉन sin a/2, है ना। मैं तो देखो ये सोच के करा रहा हूं पेपर कि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। मान लो ΔM मान लो दोनों को, या a मान लो मैंने a मान लिया दोनों को, ठीक है, क्योंकि उस सवाल में कहा है ऐसा।
सवाल में कहा है कि डेल एम जो है वो ए के बराबर है, तो ये हो गया ये 2a हो जाएगा, तो ये √2 हो गया, ये हो गया साइन ए, ये कितना हो गया साइन a/2। अब साइन a/2 क्या होता है 2 साइन a/2 cos a/2, 2 साइन a/2 cos a/2, ये हो गया साइन a/2 से साइन a/2 कैंसिल, और यहाँ √2 है। सोचो ये √2 से ये √2 काटोगे तो 1/√2 हो जाएगा, जो कि cos a/2 के बराबर होगा। 1/√2 cos 45 डिग्री पर 45 डिग्री पर होता है, तो वो बेटा 45 बराबर a/2, यानी a कितना आ गया 90 डिग्री। कितना हो गया 90 डिग्री। समझे कि नहीं समझे? अरे समझ गए होगे, बहुत आसान है। अब कहोगे सर सीधा बता दो, सीधे क्यों बता दें, तुम्हें सॉल्यूशन आना चाहिए ना, है। अब कह रहे हैं एन टाइप एक्सट्रिंसिक यानी बाह्य अर्धचालक की प्रकृति कैसी होती है भैया, एन टाइप हो या पी टाइप, कुछ भी पूछ ले, हमेशा वो न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, विद्युत उदासीन ही होता है, चाहे वो एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, हमेशा न्यूट्रल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन है? कुछ सवाल है भाई, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, म्यू नॉट की वैल्यू ये है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये है, प्रूव करनी है। तो यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी 1 पाई यानी 3.14, एप्सिलॉन नॉट उसने 8.85 इंटू 10 की पावर -12 होता है। मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन ना जब भी बोर्ड दे, अगर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड दे रहा है तो सिवाय वो बेवकूफ बनाने के कुछ और नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का सवाल कितना करेगा आदमी उसमें, जरा सा ही करेगा ना। ये कितना हो गया 4 × 12.56 इंटू 8.85, ये 10 की पावर -12 ऊपर गया, प्लस का हो गया। ठीक है, इसको आप, ये आती है वैल्यू 0.00899 इंटू 10 की पावर 12। तो सोचो 3 अगर वहां चले गए तो ये हो गया कितना 8.99 इंटू 10 की पावर 9, जो लगभग कितनी हो गई 9 इंटू 10 की पावर 9। यूनिट अपने मन से लिख दो, उसमें लिखी हुई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हो गया काम, पहली प्रूविंग ये हो गई। दूसरी प्रूविंग क्या थी 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट की वैल्यू खुद ही तो बोल रहा है वो कि 4 पाई, पाई यानी 3.14 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट सीधा रख दो, कोई सोल्यूशन नहीं करना है यार, सीधा आंसर लिख दो तुम तो। कैसे गलत कर देगा टीचर, क्या हमने करी थी कैलकुलेशन, दिखा देना रफ में। ठीक है, तो अब कहोगे क्या, सीधी सी बात है, कितना आता है ये अंडर रूट हटने के बाद 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, जो कि सी के इक्वल होती है, जो कि सी के इक्वल होती है। चलो अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए 1 AMU। तो 1 AMU क्या होता है, द मास ऑफ पार्टिकल equal to the mass of 1/12 mass of C12 एटम। कार्बन 12 परमाणु के 1/12वें भाग को 1 AMU कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 AMU कहते हैं। ठीक है, ये होता है। और 1 AMU बराबर होता है, वैसे करके दिखा दूं, मतलब जरूरत नहीं है पर कर देता हूं, तुम कहते हो तो कर देते हैं। तो 1/12 ये हो गया 12/n, अवोगाद्रो संख्या एक कार्बन से निकालोगे तो ये, और n का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। जब प्रॉपर सॉल्व करते हो तो ये बनता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसमें निकालना क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए 1 AMU बराबर 931 MeV। कैसे करोगे? तो 1 AMU के तुल्य ऊर्जा, आइंस्टीन समीकरण, डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा M C स्क्वायर, डेल्टा M 1.67 इंटू 10 की पावर -27, C की वैल्यू
इसका 3 गुणे 10 की घात 8 का वर्ग, ठीक है, ये कर दो। और देखो उसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 10 की घात 1.6 गुणे 10 की घात -1 से गुणा करेंगे, ठीक है, और उसके बाद मिलियन इलेक्ट्रॉन में बदलना है तो 10 की घात 6 और कर देंगे। ये आंसर तुम्हारा लगभग 931 MeV आता है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया। एक मिनट बेटा, अब आगे देखें, आगे देखें, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, है ना। वैसे इस बार समय की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, प्रैक्टिस करो दम से, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वर्क फंक्शन दिया हुआ है तुम्हें, कार्यफलन। अरे देखो इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। प्लेट के ऊपर ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, तो तुम्हें वर्क फंक्शन, जिसको कुछ किताबों में W0 और कुछ किताबें φ0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये दिया है 1.5 eV और इंसिडेंट लाइट की एनर्जी दी हुई है 5.5 eV। तो बेटा आइंस्टीन इक्वेशन कहती है, आइंस्टीन्स इक्वेशन कहती है कि क्या 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 कहती है? कहती है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, वो E - W0 होती है। तो हो गया काम, कितना? 5.5 माइनस 1.5 यानी कितना हो गया? 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैक्सिमम क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। अब इसको क्या करो, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर के बराबर कर दो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बदल दो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल में बदल गया। ये देखो, ये 1/2, ये हो गया 9.1 गुणे 10 की घात -31, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। अब इसको थोड़ा तो सॉल्व करना पड़ता है तुम्हें, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें लगभग आंसर मिल जाएगा। इतना तो कर ही सकते हो यार, थोड़ी तो मेहनत करो खुद से, है। ये हो गया। चलो यही एक सवाल का जवाब और देते तुम्हारे बगल वाले का, यही एक सवाल का जवाब और देते। कह रहा है कि L/R और CR, L/R और CR दोनों टाइम होते हैं, ये बताना है। तो भाई डायमेंशन ऑफ L/R निकाल लो ना, डायमेंशन ऑफ L/R वो कैसे निकलेगी सर? सर हमें पता है, क्या पता है? XL इक्वल टू ओमेगा L होता है। तो मेरे भाई XL/L क्या हो गया? ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? 2π/T। उल्टा कर दीजिए सर, L/XL इक्वल टू क्या हो गया? T/2π। तो मुझे एक बात बताओ, क्या L/XL की डायमेंशन, क्या L/XL क्या होता है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो भाई रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस दोनों का डायमेंशन, दोनों की यूनिट सेम होती है? दोनों की डायमेंशन सेम होती है, तो वो होगी क्या? T के इक्वल। तो पहला तो ये प्रूव हो गया तुम्हारा। दूसरा, डायमेंशन ऑफ RC निकाल लो। और ये कैसे निकलती है सर? अरे इससे हिंट मिल गई ना, XC क्या होता है? 1/ωc। क्या होता है? 1/ωc। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? हो जाएगा XC इंटू C इक्वल टू 1/ω। 1/ω क्या हो गया? नीचे का T ऊपर चला गया, 2π नीचे रह गया, ये हो गया। तो डायमेंशन ऑफ, और हिंदी वालों भैया डायमेंशन ऑफ को डायमेंशन ऑफ ही लिखा जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि तुम बिल्कुल हिंदी छाप दो, इंग्लिश लिख सकते हो, ठीक है। RC का डायमेंशन जो है XC इंटू C के डायमेंशन के इक्वल होगा, जो कि टाइम के बराबर होगा। बात खत्म, बात खत्म। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आ गई? एक दो सवाल जो बीच में छूट गए थे उसको देखते हैं, बस खत्म करते हैं कहानी। कहानी खत्म होने पे आ चुकी है मेरे भाई, मेरे भाई खत्म होने पे कहानी आ गई। इसके आगे क्या है? अच्छा ये रह गए क्वेश्चन, थोड़ा सा रुक जाओ। ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, है ना। पहला क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है क्या? क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ, बस इतना और लिखा था, है ना। मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट इंटेंसिटी, अधिकतम परिणामी तीव्रता निकालनी है। अगर तीव्रता I और
4i हो। ठीक, ध्यान रखना जब नॉन कोहेरेंट सोर्स हो, है ना, जब नॉन कोहेरेंट सोर्स हो, हिंदी में कहते हैं अकला संबद्ध। अकला संबद्ध की स्थिति में अधिकतम तीव्रता सीधी सीधी जोड़ी जाती है। ये पहली आई, दूसरी 4i, टोटल 5i, बात खत्म, कुछ नहीं करना। अगला सवाल, अगर P और लैम्डा पार्टिकल की प्रॉपर्टी को बताते हैं, पार्टिकल और वेव प्रॉपर्टी को बताते हैं, मतलब अगर P और लैम्डा किसी तरंग के कण और तरंग प्रकृति को बताते हैं तो उसका नाम बताना है फॉर्मूले का। तो भैया ये कौन सा समीकरण है? ये है डी ब्रॉगली समीकरण, डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली समीकरण। ये हो गया नाम, और समीकरण क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन टी। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया। उसके बाद एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, टॉर्क को हिंदी में कहते हैं बल आघूर्ण का व्यंजक। तो बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है? टॉ बराबर, और देखो ध्यान देना, अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट या मैग्नेटिक फील्ड लिखी है तो टॉ बराबर हो जाएगा एम बी साइन थीटा या एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, उस कंडीशन में ये होता है। जहां इसमें भी लिख देना, इसमें भी लिख देना, लैम्डा तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ है, लैम्डा तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ है। ठीक है, एच प्लांक कांस्टेंट है, एच प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट है, पी मोमेंटम है, संवेग क्या है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ये है। तो लिख सकते हो कण का संवेग है। ठीक है, तो m क्या है? चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, उसके बाद b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। क्लियर है बात? हो गया। आखिरी सवाल क्या है? लेंज लॉ क्या है? तो भैया लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ कहता है कि किसी भी कुंडली में प्रवाहित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है ना? द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट flowing through a coil is such that it opposes that cause by which it is produced. ठीक है ना? It opposes that cause by which it is produced. ये लिखना है। किस कंजर्वेशन, किस संरक्षण सिद्धांत पर काम करती है? तो एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर काम करती है। तो नियम वो लिखना और बस ऊर्जा संरक्षण लिखना है। ठीक है भाई, हो गए तुम्हारे सारे सवाल, यहाँ पे हो गए तुम्हारे सारे सवाल। अब वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। मुझे मालूम है तुम लोग बहुत जो है क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द इस्तेमाल होता है तुम लोग के क्या, हाँ, धीरज नहीं है तुम लोग के पास। शुद्ध हिंदी में कहें तो धैर्य नहीं है ना? धैर्य नहीं है तुम्हारे पास। पर वो धैर्य आएगा कैसे? वो धैर्य कैसे आएगा? पढ़ने से आएगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं। धैर्य के लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए, है ना? सेल्फ कंट्रोल चाहिए। देखो बस 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 कुछ 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 क्वेश्चंस और हैं, बस 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 भाई। ये वाला क्वेश्चन तो करना नहीं है, ये तो मैं पहले करा चुका हूँ, ये हो चुका है, हम देख चुके हैं। अब वो जो क्वेश्चन शुरू में छोड़ दिए थे, जरा वो देख लें एक बार। बस खत्म हो गई तुम्हारी कहानी, टेंशन नहीं लो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, ध्रुवण, तरंग के ध्रुवण की घटना से क्या समझते हैं, एक ही सवाल है। उसके बाद ये हो चुका है, चालन बैंड, संयोजी बैंड, ये एक बार समझा देते हैं। बाकी क्या बचा? क्या बचा? कुछ नहीं बचा, बस ये दो क्वेश्चन। चलो, चालन बैंड, कंडक्शन, चालन बैंड है, ये बैंड है, कंडक्शन बैंड। एक काम करूं यार, एक क्वेश्चन तो तुम खुद कर सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पूरा पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, है ना, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन एनर्जी गैप, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बड़े आराम से, इतना तो खुद कर ही सकते हो, इतना तो खुद कर ही सकते हो, है? सब मैं ही कर दूंगा तो तुम क्या करोगे, है? तो इसको मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि थ्योरी ज्यादा है, थ्योरी में मजा नहीं आता। और ये भी थ्योरेटिकल है, ये भी थ्योरेटिकल है। ध्रुवण की घटना, ध्रुवण की घटना बस इतना समझ लो कि जब कोई प्रकाश, कौन सा प्रकाश? अध्रुवित प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजरता है
तो गुजरने के बाद उससे केवल एक ही दिशा में वैद्युत क्षेत्र सदिश निकलने लगते हैं। बस यही घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया ही प्रकाश का ध्रुवण है, जिसमें सभी कंपन जो है, कौन से कंपन, वैद्युत क्षेत्र के कंपन एक दिशा में कंपित होने लगते हैं। बस उसे हम जो है प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। सवाल यह है कि तरंगों में जो है ध्रुवण की घटना केवल अनुदैर्घ्य तरंगों में संभव नहीं है, अनुप्रस्थ तरंगों में संभव है। कारण क्या है भैया? अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंग का पहले तो मतलब पता होना चाहिए। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जबकि अनुदैर्घ्य में तरंग के साथ चलते हैं। तो सोचो, अगर ये कण तरंग के साथ चल रहे होते तो क्या ये सारे बाहर नहीं निकल जाते? क्या ये सारे बाहर नहीं निकल जाते? पर नहीं निकल पाए ना। क्यों नहीं निकल पाए? क्योंकि तरंग अनुप्रस्थ है। अगर अनुदैर्घ्य होती तो सभी कण इस टूरमेलिन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते, पर अनुदैर्घ्य तरंग की वजह से इसमें सभी कण टूरमेलिन क्रिस्टल से बाहर नहीं निकल पाए। केवल वे ही कंपन बाहर निकले जो जिनकी अक्ष टूरमेलिन क्रिस्टल के समांतर थी। बस इसीलिए हम कहते हैं कि अनुदैर्घ्य जो ध्रुवण की घटना है वो अनुदैर्घ्य में नहीं, अनुप्रस्थ तरंगों में है। तो दो आंसर अपने आप तैयार करने हैं, बाकी हो गया पूरा। ठीक बेटा, बाकी हो गया पूरा। अब करो धमाकेदार तैयारी। और कुछ भी डाउट है, अब देखो, डाउट होने का मतलब आगे तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, और तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो दम से शेयर कर डालो, है ना। ना केवल ये शेयर करो बल्कि पुराने लेक्चर्स जो मैंने करवा रखे हैं वो भी शेयर करो, है ना। और कमेंट भर दो, अच्छे अच्छे कमेंट से, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और भी आगे जो चीजें हैं वो कह दिया करो भाई, बता दिया करो कि सर हमें ये वाला समझ नहीं आ रहा, आप हमें इस पे वीडियो बना दीजिए, हम बना के भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।